गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे पार्ट सेकंड क्लास 9 का चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इसमें हम यहाँ तक पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशंस। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैन वी से दैट इंडिया इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक ए लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो हमें ये पता होना चाहिए इसका आंसर देने के लिए इलेक्शन होते कैसे इंडिया में। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है, हर 5 साल में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। अब लोकसभा कहाँ होती है, जो पार्लियामेंट में बैठती है, और विधानसभा जो स्टेट में बैठती है। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज करके भेजे थे आगे, उनका 5 साल का टर्म कंप्लीट हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजोल्ड, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम। ठीक है, जहाँ पे भी लोकसभा विधानसभा और ये लोकसभा डिजोल्व हो जाती है 5 साल के बाद, जहाँ पे भी हो जाती है, और सेम टाइम पे इलेक्शन होते हैं, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। जनरल इलेक्शन होते हैं मतलब पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया है तो उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। इन दिस चैप्टर जनरल इलेक्शन पे हम फोकस करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 एमएलए। तो जैसा कि मैंने बताया था, हरियाणा में 90 एमएलए हैं। यू मे हैव वंडर हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 एमएलए? तो क्या हर एक पर्सन 90 एमएलए को वोट करता है? तो नहीं। Perhaps you know that this is not the case. In our country we follow an area based system of representations. तो हम रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया ऑफ पर्पज ऑफ इलेक्शन। दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इन एरिया को क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक, अब 90 हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई? 90। द वोटर हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और एक वोटर जो उस एरिया में रहता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। मतलब एक वोट एक पल पर पर्सन के पास एक ही वोट है और वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल सकता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टोटल वोट कितनी है, टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इंडिया की 543 एरिया में डिवाइड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रखी, किसके बेस पे हो? पॉपुलेशन बेस पे है। Similarly, each state divided into a specific number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly और MLA। तो जैसा कि आपको पता है, हर एक स्टेट में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, और पूरे इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है, तो उसके पहले एम लगा दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है। ईच पार्लियामेंट्री constituency has within several assembly constituency. The same principle applies for पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। ठीक है, यही किसके लिए होता है? पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए इसी प्रकार से इलेक्शन होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो टाउन है होता है वो भी वार्ड्स में डिवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर, एक मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी आर काउंट्स एज सीट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली।
व्हेन वी से दैट लोकसभा 60 सीट इन लोकदल, लोकदल एक बार आपको जैसे पिछले पार्ट 1 में देखा था 60 सीट जीत गई थी हरियाणा में। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल 160 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लोकदल के 60 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली से लोकदल जीत के आई थी। दस लोकदल हैड 60 एमएलए इन स्टेट असेंबली। ठीक है। गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलबर्ग कालाबुरगी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है। वाई इज बाउंड्री ऑफ गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट द सेम एज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। वाई इज द बाउंड्री ऑफ द गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्ग। ड्रॉ ए सिमिलर मैप ऑफ। ठीक है, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इज इट सेम और इन योर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इज इट सेम इन योर ओन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, कि अलग हो सकती, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग पॉपुलेशंस है। ठीक है, अब हो गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पे आ जाइए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बोलता है कि जो SC ST है उन OBC के लिए, सॉरी SC ST के लिए सीट रिजर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उस पर पढ़ते हैं हम। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव को एक एंटाइटल देता है। ठीक है, कि वो इलेक्ट कर सके एवरी सिटीजन की रिप्रेजेंटेटिव को हिज हर इलेक्ट कर सके, हिज हर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। The constitution's maker, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको ये डर था कि जो वीकर सेक्शन है वो इस लोकसभा में पहुंच ना पाए, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट में भी ना पहुंच पाए असेंबली में। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड द रिसोर्स एजुकेशन कॉन्टेस्ट विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। क्यों, उनको ये डर क्यों था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे और एजुकेशन नहीं थी। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस। उनको इलेक्शन जीतने से रोका जा सकता था। इफ दैट हैपन, और पार्लियामेंट एज एन असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ ए वॉइस और सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन दब जाती। That would make our democracy less representative, less democratic. So the maker of our constitution thought of a special system of reserved constituency for the weaker sections। तो वहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई वीकर सेक्शन के लिए। सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। In a scheduled caste reserved constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for elections। तो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है कि इलेक्शन वही लड़ सकता है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो शेड्यूल ट्राइब का है, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है, वो शेड्यूल ट्राइब का ही रिजर्व सीट से शेड्यूल ट्राइब से ही जो बिलोंग करता है वो वही लड़ सकता है। तो करंटली 84 सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, द नंबर इज इन प्रपोर्शन टू शेयर द टोटल पॉपुलेशन। तो ये कैसी सीट हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन के बेस पे ये 47 और 84 ये सीट रिजर्व की गई है। द रिजर्व सीट फॉर SC एंड ST डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 84 मेंबर और 47 शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के, 84 तो शेड्यूल कास्ट के और 47 शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हमारे यहाँ पार्लियामेंट में पहुँच सकते हैं। ठीक है, और चाहिए आपको सीट याद करनी हो तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1947 का 47 आप बना सकते हैं। ठीक है, ये 47 तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। 84 8 का हाफ कितना हो गया, 8 का हाफ हो गया 4, 84 होगी। तो आज के टाइम 1947 में आज़ाद होता और 47 सीट रिजर्व हो गई
एसटी के लिए, सॉरी हाँ एसटी के लिए, और 8 का 4, ठीक है। तो ये हो गया एससी के लिए सीट रिजर्व होगी। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्व वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल इन मैनी स्टेट सीट इन पंचायत एंड अर्बन, ठीक है। तो यही रिजर्व का सिस्टम आगे भी रिजर्वेशन दी गई पंचायत में भी और लोकल रिप्रेजेंटेशन में भी। लोकल बॉडी आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए भी दी गई हैं एज वेल। हाउएवर द प्रपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व्ड वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Similarly, one third of seats are reserved in rural and urban local body for women candidate. वन थर्ड सीट्स वुमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व हैं। किस में? क्या लोकसभा में? नहीं। क्या विधानसभा में? नहीं। लोकल बॉडीज इलेक्शन में वन थर्ड सीट किसके लिए रिजर्व है? वुमेन्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं वोटर्स लिस्ट। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। तो एक बार वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो जाती है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि कौन वोट कर सकता है। द डिसीजन कैन नॉट लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। द लिस्ट इज दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिव टू एवरीवन। तो ये जो वोटर्स की लिस्ट होती है वो पहले ही बता दी जाती है वोटर्स को कि आप एलिजिबल हो और आप इस एरिए में वोट डाल सकते हो। दिस लिस्ट इज ऑफिशियल कार्ड इलेक्टोरल रोल्स एंड कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। जो जैसा कि आपको पता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। Earlier we read about the principle. In practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal rights. तो ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि हर एक के पास एक वोट है और एक वोट की पावर इक्वल टू वन है। नो वन शुड बी डिनाइड टू राइट टू वोट, और किसी को मना नहीं किया जा सकता वोट देने से विदाउट ए गुड रीजन, जब तक कोई अच्छा सा रीजन ना हो। Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not educated all. Some are kind, so kind, कुछ not so kind होते हैं, but all them are human being with their own needs and view। ठीक है, ये क्या बोला? कुछ वोटर्स रिच होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ एजुकेटेड होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ काइंड होंगे, कुछ नहीं काइंड होंगे। तो ये सब क्या है? लेकिन एक ह्यूमन बींग है। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव इक्वल से इन डिसीजन एंड आफ्टर अफेक्टेड देम। ठीक है, इसलिए सबको एक वोट का अधिकार दिया गया है। ठीक है। इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन एज्ड 18 प्लस एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैव राइट टू वोट रिगार्डलेस हिज हर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सम क्रिमिनल पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड टू राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। ठीक है, बहुत ही रेयर सिचुएशन में अनसाउंड माइंड को, ठीक है, वोट देने से रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब बहुत रेयर सिचुएशन होती है जो 18 प्लस हो गया वो वोट ना दे सके। ठीक है, एक बार ये पढ़ ले। डू यू नो द लाइक इन पंचायत वन थर्ड ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैव आल्सो बीन रिजर्व फॉर वुमेन एज पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पंचायत में, जैसे आपको पता, वन थर्ड ऑफ सीट इन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव हैव बीन आल्सो बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन एज पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, तो तो ठीक है, जैसा कि पंचायत में और इसमें है अपने लोकल बॉडीज इलेक्शन में है एक टीआई सीट रिजर्व्ड है, ऐसे ही अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हो गया, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 बोल देंगे जिसको, उसमें एक तिहाई सीट लोकसभा और जो ये अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें एक तिहाई सीट रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, ये आप देखिए लोकसभा टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा रखी है इंडिया की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये छोटा आपको दिखाई दे रही है। जनरल की 412 सीट्स हैं और ये रेड्स में 84 1947 में आज़ाद हुआ था। अब तक एस टी की सीट 1947 से 47 हो चुकी है। ठीक है, याद करने का तरीका था ये।
रिजर्व्ड की 84 सीट है, आपको रेड में दिखाई दे रही होंगी। ग्रीन, जो ग्रीन्स हैं ये आपको एसटी के लिए रिजर्व्ड है। और आप देखेंगे ग्रीन सीट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी पॉपुलेशंस है, तो ये पॉपुलेशंस के बेस पे डिवाइड है। जैसे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में एसटी की पॉपुलेशंस कम है, तो यहाँ पे बहुत कम सीट्स हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए लोकसभा की सीट्स वगैरह और दिखा रखी हैं। 543 कैसे मेंबर मतलब कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे आप देखोगे आंध्र प्रदेश की 25 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपको यूपी वगैरह किसी गुजरात की 26 सीट्स हैं, फिर बिहार की 40 सीट्स हैं, ठीक है। और आप देखोगे यूपी वगैरह यूपी की 80 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीट्स का, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 80 सीट्स यूपी को सबसे ज़्यादा दे रखी है। दिल्ली की 7 है, दिल्ली की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, ठीक है। और फिर ये अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, इन सब की पॉपुलेशन कम है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक एक सीट्स मिली हुई है इनको। It is the responsibility of all the government get the names of all the eligible voter put on the voters list as the new person attain voting age names are added to the voter list। ठीक है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एज अटेंड कर लेता है वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो नहीं रहे, जो मर चुके हैं, उनका नाम डिलीट होना चाहिए। एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल में इसका रिवीजन होता है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट रिमेन अप टू डेट, ताकि अप टू डेट रहे। तो अभी एपिक नंबर भी आ गया है आजकल, ठीक है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसको बोलते हैं, जैसे वोटर्स कार्ड बोल देते हैं उसको। एपिक नंबर, एपिक नंबर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें आपकी फोटो होता है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, so that no one can vote for someone else, but the card is not yet compulsory for voting। तो एपिक कार्ड अब अभी भी इतना ज़रूरी नहीं है। आजकल आप कोई भी आईडी प्रूफ दिखाइए, ठीक है, उस पर वोट आप डाल सकते हो। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब हो गए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब ये पढ़ते हैं हम। वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an elections। तो यहाँ पे कोई भी ये बोलना चाहता है कि कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, एनी वन कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शंस। तो कोई भी कैंडिडेट बन सकता है, मतलब कोई भी कैंडिडेट एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट एमपी के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। The only difference is order to be candidate, the minimum age is 25 year while it is only 18 year for being a voters। तो मिनिमम एज खड़ा होने के लिए कितनी चाहिए एमपी के इलेक्शन में और एमएलए के इलेक्शन में 25। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट्स। ठीक है, कुछ लोग पार्टी टिकट्स के बेस पे खड़े हो जाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। हैज़ टू फिल नॉमिनेशंस फॉर्म भरना होता है, गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसे जमा कराने होते हैं जो भी इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make legal declaration giving full details of। तो अभी आज के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उनको क्रिमिनल केस बताने होंगे। असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी उधार कितनी है, एजुकेशन कितनी है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। द दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट। तो वो उसके बेस पे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, ताकि वोटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके उनके कैंडिडेट की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है कैंडिडेट के लिए, तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। वाई देर इज़ नो एजुकेशन फॉर द होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन वैन सम काइंड ऑफ एजुकेशन नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री।
ठीक है। तो कोई भी जॉब पकड़ने के लिए, क्लर्क की जॉब पकड़ने के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर एजुकेशन मतलब एजुकेशन कंपलसरी कर दी तो मतलब नो मोर देन 90% पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इन एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम इन एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। मान लो कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर दी, BA BCom या BSc, तो 90% पॉपुलेशन इन एलिजिबल हो जाती है हमारी। इलेक्टोरल रोल स्टेट मिजोरम, ये मिजोरम का रोल दिखा रखा है। ठीक है। उसमें ये वगैरह होते हैं पोलिंग स्टेशन ये, ठीक है, किसी का दिखा रखा है। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये होता है इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आ गया इलेक्शन कैंपेन, उससे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो इसका क्या होगा, एवरीवन हु इज 18 ईयर और ओल्डर है राइट टू वोट। तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST। ST की सीट कितनी है 47, SC की सीट कितनी है 84। ठीक है। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशंस, ईच कॉन्स्टिट्यूशन है रफली द सेम पॉपुलेशंस, वन वोट वन वैल्यू। तो ये वन वोट वन वैल्यू का क्या मतलब हुआ, सेम पॉपुलेशंस हो गई वहाँ पे। ठीक है। ओपन पॉलिटिकल, एवरी एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी और कंटेस्ट। तो ओपन पॉलिटिकल कंपटीशंस है, कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। ठीक है। चलो अब इलेक्शंस कैंपेन करते हैं हम। इलेक्शंस कैंपेन अब थोड़ा चैप्टर इजी हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ समझने का इसमें है नहीं। तो इलेक्शंस कैंपेन में क्या होता है, मतलब इलेक्शंस का कैंपेन करते हैं, मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा है, जैसे कोई एक्स पार्टी से कैंडिडेट खड़ा है, तो वो एक कैंपेन करेगा अपने लिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने लिए प्रोमिस करेगा, नारेज वगैरह देगा। ठीक है। तो वो इलेक्शंस कैंपेन होता है, और ये कितने वीक तक चलता है, 2 वीक तक चलता है। लेकिन जो पार्टी जो होती हैं, ठीक है, वो उससे पहले भी लग जाती हैं। ठीक है। तो वो इलेक्शन कैंपेन होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। ये 2 वीक पीरियड तक चलता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। जब फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की डिक्लेयर हो जाए और डेट ऑफ पोलिंग से 2 वीक तक। ठीक है। इसमें अलग अलग नारे दिए जाते हैं, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने, इंदिरा गांधी ने। सेव डेमोक्रेसी ने जयप्रकाश नारायण ने, जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था। लैंड टू द टिलर्स, ये था बंगाल, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस का लेफ्ट फ्रंट ने नारा दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये दिया था TMT रामाराव ने। TDP पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश में, उसने दिया था। तो ये सब है। और इसमें ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, कैंडिडेट्स को फ्री कर दिया जाता है कि भाई आप अपने तरीके से इलेक्शंस लड़ सकते हैं, बट सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन। तो कैंपेन को कुछ रेगुलेट किया जाता है, कि क्या ऐसे रेगुलेट किया जाता है कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन्स वोटर्स। ब्राइब नहीं दे सकती वोटर को, थ्रेटन नहीं कर सकती, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकती, यूज गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकती, स्पेंड, और 25 लाख से ज़्यादा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा के इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकती, और 10 लाख से ज़्यादा MLA के इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकती। ये तो ये कंट्रोल करने के लिए, फिर से देख लिए, ब्राइब नहीं दे सकते, कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, रिलीजन के नाम पे, और इलेक्शंस कैंपेन में गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे क्या होता है, मतलब ये सभी रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, और 25 लाख से ज़्यादा खर्च होते हैं। आपको पता होगा 10 लाख तो बहुत ही कम अमाउंट है। गवर्नमेंट रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है, कास्ट और रिलीजन्स के नाम पे खुद वोट मांगे जाते हैं, ब्राइब दी जाती है। ठीक है। और ऐसा करते हैं तो कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड, ठीक है, इफ़ दे डू देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड। और ऐसा करते हैं तो इलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है, और कोर्ट उसमें द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड, रिजेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट होने के बाद भी। ठीक है। फिर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी होते हैं हमारे इलेक्शंस में, कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करने होंगे आपको। तो नो पार्टी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कैंपेन अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी ऑफ कैंडिडेट कैन। कोड ऑफ कंडक्ट में होता क्या है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप अपने प्रोपोगंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अपने इलेक्शंस कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट व्हीकल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए
तो उसमें कोई भी बिग पॉलिसीज बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह उनकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो इलेक्शन, ये 12 दिन जो 2 वीक जो कैंपेन चलते हैं उनमें बोल दे कि भाई बुढ़े आदमी को 10,000 पेंशन मिलेगी, फीमेल्स को 20,000 पेंशन मिलेगी जिसकी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट जीतने के चांस हो जाएंगे। इसलिए ये सब कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए गए हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, तो पोलिंग होती है, वोट्स जो हमारे वोट वोट वाला दिन होता है, इलेक्शंस डे होता है, ठीक है, उस दिन पोलिंग होती है। और आजकल क्या यूज़ हो रहा है, ईवीएम मशीन यूज़ हो रही है, पहले बैलेट पेपर यूज़ होता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब ये इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। आर इलेक्शन टू एक्सपेंसिव और कंट्री, ये आप खुद डिस्कस कीजिएगा कि हमारे इलेक्शंस इतना एक्सपेंसिव है तो हमारा क्या इलेक्शन इस टाइप से ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट 3500 करोड़ रुपये लोकसभा के लिए 2014 में खर्च हुए थे, ठीक है, जो कि 40% पड़ा था पर वोटर्स, ठीक है, 3500 करोड़ खर्च हुए थे। और अगर पार्टी का खर्चा भी लगा लें तो 30,000 करोड़ खर्च किए थे और 2014 के इलेक्शन में, जो कि 500 पर वोटर, एक वोट गिरने के लिए 500 रुपये लगे थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्शन का खर्चा हुआ था। तो लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस, ईच सबमरीन कॉस्ट 3,000 करोड़ थी। तो आप देखिए 30,000 करोड़ तो इलेक्शन में खर्च कर दिए, और ये 3,000 करोड़ की एक सबमरीन की शिप की कीमत थी। तो आप देखिए इलेक्शन कितना महंगा है। कॉमनवेल्थ गेम में 20,000 करोड़ खर्च हुए थे, और 30,000 करोड़ किस में हुए, इलेक्शंस में। तो हर 5 साल में यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, मतलब हर 5 साल बाद हम एक कॉमनवेल्थ गेम करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए ईवीएम मशीन्स, वीवीपैट, ये देखिए यू कैन व्यू इट फॉर, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपने ये बटन प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे बटन प्रेस किया ए पार्टी का, तो यहाँ पे ए पार्टी का सिंबल मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे ये टोटल कंट्रोल यूनिट होती है, यहाँ पे टोटल वोट्स कितने आए हैं, ठीक है, वो पता चल जाता है। तो ये होता है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वोटर को यहाँ पे देखो ये पेपर दिख रहा होगा आपको, भी पेपर ऑडिट ट्रेल होती है, और वोटर वेरीफाइबल होती है, वोटर्स वेरीफाई कर लेता है कि भाई 7 सेकंड तक ये दिखाई देती है, वोटर वेरीफाई कर लेता है कि मेरी वोट सही पड़ी है या नहीं, ठीक है। ये देखिए इलेक्शन रिजल्ट और गुलबर्ग, तो यहाँ पे जिसके ज़्यादा वोट आए हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, मल्लिकार्जुन खारगे, ठीक है, 50% वोट आए हैं, 5,07,193 वोट। तो इससे क्या हो गया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट हो, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है, थोड़ा चैप्टर हो रह गया है, हम 10-15 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। चलो अब करते हैं इम्पोर्टेंट, व्हाट मेक एन इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक। वी गेट टू रीड ए लॉट about unfair practice in elections. Newspaper, television report often refer to such allegations. Most of these reports are about the following: inclusion of false names and exclusion of genuine name in the voters list. तो कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, आपने देखा होगा कि भाई फॉल्स नेम की लिस्ट आ गई है, जैसे वोटर्स लिस्ट, उसमें गलत नाम आ गए। तो आपने न्यूज़पेपर में हेडलाइंस वगैरह सुनी होंगी, ठीक है। तो मिसयूज़ किया जाता है, मतलब वोटर लिस्ट का भी मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ किया जा सकता है। ऑफिशियल बाय रूलिंग पार्टीज होती है, जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ कर लेती है, गवर्नमेंट पैसों का भी यूज़ होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज होती हैं, एक्सेसिव मनी यूज़ करती है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड रिगिंग ऑन पोलिंग डे।
आई थिंक वीडियो यहाँ पे पॉज हो गई थी, तो एक बार पॉपुलर पार्टिसिपेशन फिर बता देता हूँ। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब कितने लोगों ने वोट किया है। और इंडिया में ये जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है ये बढ़ रहा है, लेकिन यूके और यूएसए में आप देखोगे, जैसे ये यूके का एग्जांपल दिखाएगा, ये कम हो रहा है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, या स्टेबल है। ठीक है, तो ये है पॉपुलर पार्टिसिपेशंस। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि इंडिया में मतलब कम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यूएसए वगैरह इनमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी इंडिया का जो मतलब आप देखोगे वोटर टर्नआउट का मतलब क्या हुआ, कितने लोगों ने वोट किया, तो वो बढ़ रहा है इंडिया का। तो वोटर टर्नआउट ये देखिए 56%, ओबीसी 58, एससी 60 और एसटी 61। ठीक है, वोटर टर्नआउट परसेंटेज है ये। एंड ये देखिए वाइट्स यहाँ पे 60, फिर ब्लैक और हिस्पैनिक किसको बोलते हैं, जो स्पेनिश बोलते हैं वहाँ पे यूएसए वगैरह में, वो हिस्पैनिक्स होते हैं। ठीक है, वो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, लेकिन स्पेनिश बोलते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर took part in campaign related. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. One out of every is a member of political party. तो इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब पार्टी से जुड़ते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब इंडिया में दिखाया गया। तो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन हो रहा है इंडिया में, मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी को, इसके हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया में कि एक डेमोक्रेसी के लिए मतलब धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी के पास जाता जा रहा है। दोज हु पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटी इन इंडिया। तो 1996 में केवल 8% लोग एक्टिव थे, लेकिन आज के 2004 में 32%, ठीक है, लोग एक्टिव हैं। तो ये नेशनल इलेक्शन स्टडी कुछ डाटा वगैरह ये दे रखे हैं। Common people in India attached a lot of importance to the elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matter in every way things and run the country. ठीक है, तो कुछ लोग आज के टाइम ये सोचते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट रहेंगे तो वो हम उन पे प्रेशर बना सकते हैं। तो 67% ये सोचते हैं कि इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, 18% ये सोच सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डोंट नो 15% लोग ये नहीं जानते। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम्स ऑन द फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज आउटकम itself. If election are not free and fair, the outcome always favor the powers. तो इलेक्शंस ये बोलते हैं अगर फ्री और फेवर नहीं है तो इलेक्शंस कौन जीतेगा, पावरफुल लोग। इन सच द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शंस यूजुअली, द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिग्ड इलेक्शंस। ठीक है, रिग्ड मतलब धांधली वगैरह की गई है, तो लूजिंग पार्टी धांधली को नहीं जीतती, वो इलेक्शंस रिजल्ट को नहीं मानेगी। देन द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक फॉर इट्स द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इन फैक्ट every 2 out of 3 elections held in last 25 the ruling party lost. तो ये इंडिया में क्या दिखाया एक ट्रेंड है, रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हार जाती है। ठीक है, 2 या 3 इलेक्शंस के बाद। इन यूएसए एन इनकम्बेंट और सीटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज इलेक्शंस। ठीक है, इनकम्बेंट और सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बहुत मुश्किल से इलेक्शन हारते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ द सीटिंग एमपी एमएलए लूज इलेक्शंस। इंडिया में हाफ सीटिंग एमपी एमएलए इलेक्शंस हार जाते हैं। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग और वोटर एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शंस। जो क्रिमिनल कनेक्शंस हैं जिनके, वो इलेक्शंस हार जाते हैं इंडिया में। Bearing very few dispute elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the declared party. बहुत ही फ्यू इंसिडेंट को छोड़ दें तो इलेक्शन जो हमारा आउटकम आता है उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, चैलेंज क्या क्या आते हैं हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में। ऑल दिस लीड टू सिंपल कंक्लूजन्स। इलेक्शंस इन इंडिया are basically free and fair. The party that wins an elections form government does so because
people have choose it over its rivals. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair means, but the overall verdict of general elections still reflects the popular preference. ठीक है, आप ये क्या बोल रहा है, कुछ जगह को छोड़ दें तो मनी और अनफेयर मीन्स से इलेक्शन जीत लिए जाते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन ऑलमोस्ट सब जगह फ्री एंड फेयर ही होते हैं. देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर इन आवर कंट्री. दिस इज़ व्हाट मेक इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक. तो हमारा इलेक्शंस कैसा है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. Yet the picture look different if we ask deeper question. Are people's preference based on real knowledge? क्या लोगों की प्रीफरेंस रियल नॉलेज के बेस पे है. आर द वोटर गेटिंग ए रियल चॉइस. क्या वोटर को रियल चॉइस मिल रही है वोटर्स को. इज इलेक्शन रैली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस. क्या ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्शन जीत सकते हैं. अगर इन चीज़ों के बारे में मान लो कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो उसका इलेक्शन जीतना बहुत हार्ड हो जाता है. ठीक है, और मान लो वो उनसे अच्छा लीडर है फिर भी वो जीत नहीं पाता. अगर इन हिसाब से देखें तो इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है. क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंज टू इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन. ठीक है, दीज इंक्लूड द लीडर इज, ये देखिए एक बार थोड़ी इमेज वगैरह दिखा रहा है. द लीडर इज कमिंग आउट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस. व्हाट वाज द नीड टू से दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट ओनली अमॉन्ग्स सुटेबल and winnable family relations. Do you think the family politics is confined to only a few state or party? तो आपको लगता है फ्यू स्टेट और पार्टी में ही फैमिली पॉलिटिक्स है? तो नहीं, हर पार्टी में फैमिली पॉलिटिक्स है. ठीक है, दीज इंक्लूड में आगे अब पढ़ते हैं हम. कैंडिडेट एंड पार्टी विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू enjoy बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट. कैंडिडेट पार्टी विद लॉट ऑफ मनी. किसी कैंडिडेट पार्टी के पास लॉट ऑफ मनी है, मे नॉट श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू enjoy बिग एंड अनफेयर एडवांटेज और स्मॉलर पार्टीज. तो हाँ, वो इंजॉय करते हैं. ठीक है, मान लो एक पार्टी है उसके पास कम पैसा है और एक पार्टी वाई है उसके पास ज़्यादा पैसा, तो एक्स पार्टी जीतने की ज़्यादा चांस है क्योंकि वो एडवांटेज मतलब एडवांटेज है उनके पास. In some part of the country, candidate with criminal collection have able to push other out of the elections race. जिनका है कुछ पार्ट में इंडिया में क्या होता है, जिनका क्रिमिनल कलेक्शन है वो धमका के रिग्ड इलेक्शंस करवा के दूसरे को बैठा देते हैं. सम फैमिलीज ट्रेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी. टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नेपोटिज्म्स आपने सुना होगा वर्ड, तो नेपोटिज्म्स होता है. ठीक है, इसमें भी फैमिली को ही टिकट दी जाती है. Very often, election offer little choice to ordinary citizens, for both the major party are quite similar to each other, both in policies and practice. ठीक है, very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major party are quite similar to each other, both in policies and practice. ठीक है, तो वो मेजर पार्टीज होती हैं वो पॉलिसीज और प्रैक्टिस में सेम ही होती हैं, उनका जो भी मतलब एजेंडा वगैरह सेम ही रहते हैं. स्मॉलर पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी. तो स्मॉलर पार्टी होती है वो ह्यूज डिसएडवांटेज सफ़र करती है. ठीक है, तो क्या हम इनके बेस पे बोल सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं? क्योंकि यहाँ पे तो मान लो कोई बड़ी पार्टी है वो इलेक्शन जीत रही है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो इलेक्शन जीत रही है. क्या इनके बेस पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? तो अगर हम इन हिसाब से सोचें तो इंडिया का इलेक्शन कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है. दी चैलेंज एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. तो ये चैलेंज हर डेमोक्रेसी के पास है. दीज डिपर इशू आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी. तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं. दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजर हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन इलेक्टोरल सिस्टम. तो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में डिमांड की मांग बार बार की जाती है. कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स वट और कैन ऑर्डिनरी सिटीजन डू फेस दिस चैलेंज. तो क्या आप कोई इस टाइप के रिफॉर्म्स को आपको पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा बताएं कि सर ये रिफॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट्स कंस्टिट्यूएंसी. इनकम्बेंट का मीनिंग देखिए, द करंट होल्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस, यूजुअली द चॉइस फॉर वोटर
इन इलेक्शन इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड द दोज हु अपोज देम। तो इनकम्बेंट कौन होता है? जो कंटिन्यूसली पॉलिटिकल होल्ड किया हुआ है ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है, वो होता है। रिगिंग मैंने बताया था, धांधली। टर्नआउट मतलब कितने % लोगों ने वोट डाले। तो ये एक्सरसाइज वगैरह आप देख लेना। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये इलेक्शंस कमीशन के द्वारा एक वो तबलू दिखाया गया है, द टेबेलू ऑफ द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द राजपथ न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ 67 रिपब्लिक डे 2016 का। ठीक है, तो इलेक्शंस कमीशन के द्वारा ये दिखाया गया है। एक प्लेज दे रखी है, एक प्लेज भी आप ले सकते हैं, जो भी 18+ हैं उनसे आप प्लेज दिवा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोल रिसोर्स। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।